वेलकम टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ यूनिट 3 मार्केटिंग। ठीक है, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह के जो मार्केटिंग अप्रोचेज हैं बिजनेस जो लेती है, जैसे मार्केट ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड एक्सेट्रा। राइट। अब इसको थोड़ा हम और फर्दर लेके जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे कि दूसरे क्या वेज है मार्केटिंग के या क्या अप्रोचेज होते हैं बिजनेस के। एक बिजनेस जो ऐसी प्रोडक्ट बनाता है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो परचेज करती है, राइट, तो उसको हम कहते हैं मास मार्केटिंग, राइट, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत एक बड़ी क्वांटिटी में लोग उसको खरीदते हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन आप कह सकते हो वो खरीदते हैं। तो इस तरह के अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो किस तरह के प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल ब्रेड, मीट, राइट, जो चिकन, बीफ, मटन एक्सेट्रा, then you have let's say toothbrush, soap, shampoos, इस तरह की जो मार्केट है वो एक मास मार्केट है, राइट। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है इसको खरीदते हैं, either they are rich, either they are maybe middle class, lower middle class, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, इस तरह के वो प्रोडक्ट तकरीबन हर कोई खरीदता है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक मास मार्केट है इसकी, राइट, मेजॉरिटी लोग इसको खरीदते हैं। तो वो जो कंपनी इस तरह की प्रोडक्ट्स में डील करती हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो जो है एक मास मार्केटिंग अप्रोच जो है उनका होता है। तो मास मार्केटिंग, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो मास मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको क्या फ़ायदे होते हैं? तो भाई पहला फ़ायदा उसको ये होता है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उससे फ़ायदा उठाता है वो। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द यूनिट 4। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेसिकली when a firm or a business who produces in large quantities, उसको जो है उसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? फॉर एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो कंपनी जो है लाखों यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो वो लाखों यूनिट्स के लिए जो है उसके रॉ मटेरियल्स चाहिए, राइट। अब वो रॉ मटेरियल भी फिर इतनी ही बड़ी क्वांटिटी में परचेज करेगा, तो जब वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में परचेज करेगा तो उसको जो है सप्लायर से वो डिस्काउंट मांग सकता है, राइट। तो ये एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो उसकी वजह से डिस्काउंट जब उसको मिलेगा तो ओवरऑल उसकी जो कॉस्ट है, एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, वो उसकी फॉल हो जाएगी। तो ये एक इकोनॉमी, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो अगर एक बिजनेस जो लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि उसकी मास मार्केट है, राइट, मीन्स कि वो लार्ज पॉपुलेशन में सेल करता है अपने प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब कि वो प्रोड्यूस भी लार्ज क्वांटिटी में कर रहा है, तो फिर उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा, जिसकी वजह से उसकी एवरेज कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, राइट। सेकंड क्या फायदा है बिजनेस को जो मास मार्केटिंग अप्रोच लेता है कि वो लेस रिस्की है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेल कर रहा है, राइट, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वो सेल कर रहा है, तो उसके लिए रिस्क कैसे कम है कि अगर एक सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ लोग जो है वो उसको खरीदना बंद कर दें तो भी उस बिजनेस को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस बंद हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो पूरे पाकिस्तान में सेल होती है, राइट, बट फॉर सम रीजन जो है बलूचिस्तान के लोग जो है मेरी लेट्स से प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे या वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रही किसी भी वजह से, ठीक है, तो एटलीस्ट आई हैव 3 अदर प्रोविंसेस इन विच आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये इसलिए लेस रिस्की है, ठीक है, ताकि एक जगह कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट सेल ना हो रही हो, तो दूसरी जगह है मेरे पास जिससे मैं फिर भी सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है ना। थर्ड फायदा क्या है कि क्योंकि वो बिजनेस जो है इट्स ह्यूज, नॉर्मली जो भी मास मार्केट में डील करते ही है कंपनी, राइट, जो मेजॉरिटी उसकी प्रोडक्ट जो मेजॉरिटी मार्केट बाई करती है, तो वो बिजनेस नॉर्मली बिग बिजनेसेस होते हैं क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में भी वो सेल कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर नॉर्मली ह्यूज बिजनेस, और जो ह्यूज बिजनेसेस होते हैं तो उसको फिर जो है अगर फ्यूचर में फाइनेंस की ज़रूरत पड़े या पैसों की ज़रूरत पड़े तो उसको जो है ईजीली जो है पैसे मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि वो बिजनेस बड़ा है तो उसको शायद बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक खुद उसके पास आएंगे क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेस है, उसका एक स्टेटस है, उसका जो पैसे मिलेंगे वो सिक्योर्ड है, राइट, बैंक सिक्योर्ड है। अगर उसको पैसे देता है तो बैंक सामने से उसके पास जाएगा कि भाई आप हमसे जो है पैसे ले लें और आप अपना बिजनेस करें, राइट। तो ये एक मास मार्केट, अगर जो बिजनेस मास मार्केट में डील करता है तो उसको इस तरह के कुछ फायदे होते हैं। अब इसका जो दूसरा अप्रोच है वो है नीश मार्केट। नीश मार्केटिंग क्या है कि नीश मार्केट मीन्स अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ वेरी ह्यूज मार्केट, राइट, कि मेरी अगर इतनी बड़ी मार्केट है तो उसमें एक छोटा सा प्रोपोर्शन जो है मेरा नीश मार्केट कहलाता है,
जिसको मैं अगर फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ नीश मार्केटिंग करते हैं, मींस कि वो पूरी मार्केट को सेल नहीं करते अपनी प्रोडक्ट, उस मार्केट के अंदर एक सर्टन स्मॉलर परसेंटेज के जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उसको जो सिर्फ वो बिजनेस केटर करता है, राइट। तो इसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कार की मार्केट है, राइट। नाउ कार इज अ मास मार्केट प्रोडक्ट, मेजॉरिटी काफ़ी लोग खरीदते हैं उसको, राइट। इसको हम ये नहीं कह सकते कि एक छोटी मार्केट है, चाहे कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री के अंदर कार सेल होती हैं, नॉर्मल जो सलून कार्स होती हैं, उसके अंदर जो है एक नीश मार्केट है। पूरी जो कार्स की जो मार्केट है, जो लोग गाड़ियाँ चाहते हैं, राइट, उस पूरी गाड़ियों की जो कार्स की मार्केट है, उसमें एक नीश मार्केट है ऑफ पीपल हु आर वेरी रिच, right, and these people they want a very exclusive kind of car, right। वो नहीं चाहते कि हमारे पास जो कार हो वो किसी और के पास हो, ठीक है। तो फिर इस तरह की जो कंपनीज की अगर हम बात करें तो किस तरह की कंपनीज हैं, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, रोल्स रॉयस, राइट। ये सारी वो ब्रांड्स हैं जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को केटर नहीं करती, वो इसी नीश मार्केट है, पीपल हु आर वेरी रिच, राइट, सिर्फ उन्हीं को वो टारगेट करती है। और वो अपनी प्रोडक्ट, वो चाहते भी नहीं है कि हर कोई उनके प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि फिर उनकी जो एक्सक्लूसिविटी है, उनकी जो ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। इसलिए जो है वो अगर किसी कस्टमर को सेल करते भी हैं तो पहले उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं, फिर जाके उसको सेल करते हैं, राइट। तो ये नीश मार्केट है। नीश मार्केट मीन्स कि पूरी मार्केट के अंदर एक स्मॉल प्रोपोर्शन, इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी बेस्ड ऑन द इनकम, डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, ठीक है। तो अगर एक बिजनेस जो है नीश मार्केट के अंदर डील करता है तो उसको क्या फायदा है? तो भाई फायदा क्या है कि नॉर्मली उस नीश के अंदर हार्डली कोई कंपटीशन या शायद ही थोड़ा सा कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो मास मार्केट को टारगेट करते हैं। तो जब वो उस मास मार्केट को टारगेट करते हैं तो उसमें जो है वो नॉर्मली एक छोटा सा प्रोपोर्शन जो है, जो नीश मार्केट का प्रोपोर्शन है, उसको इग्नोर कर जाते हैं, वो उसको केटर नहीं कर पाते, right, and they don't even care about that small proportion because they are happy with the whole mass market that they are targeting। तो उसमें जो एक छोटा सा उनका प्रोपोर्शन है वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है ना। उसको जो है फिर इस तरह की जो बिजनेसेस हैं जो नीश मार्केट में डील करती है वो उसको टारगेट करती है, और फिर उसमें जो है उनके पास हार्डली कोई कॉम्पिटिशन होता है, राइट। तो जब कॉम्पिटिशन नहीं होता तो आप अंदाजा लगा सकते हो तो बिजनेस को क्या फायदा होता है। फायदा क्या होता है? पहला फायदा ये है कि फिर आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो, राइट, बिकॉज कॉम्पिटिशन नहीं है, राइट। और शायद आपकी प्रोडक्ट भी इतनी एक्सक्लूसिव है तो लोग फिर आपको जो है ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई कंपटीशन भी नहीं है, राइट। तो अगर आपसे लोग नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे, राइट। तो थर्ड क्या है कि नॉर्मली नीश मार्केट जो होती है, क्योंकि स्मॉल मार्केट होती है, तो उसमें कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट या कस्टमाइज्ड सर्विस जो है बिजनेस देता है, राइट। क्योंकि ये जो लोग होते हैं नीश मार्केट के अंदर, वो क्यों जो है उन कंपनीज के साथ डील नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें कस्टमाइज प्रोडक्ट या कस्टमाइज सर्विस मिले, राइट। तो अगेन जब हम कार्स के एग्जांपल में आते हैं, जैसे रोल्स रॉयस है, तो रोल्स रॉयस लेने का फ़ायदा क्या है कि भाई मुझे मेरे हिसाब से, मैं जैसे बोलूँगा मुझे उस हिसाब से वो रोल्स रॉयस वाले कार बना के देंगे। उसमें बहुत डीप लेवल तक जो है आप कह सकते हो कस्टमाइजेशन होती है। इवन कि मेरा ऊपर का छत कैसे होगी कार की, वो भी जो है मैं जैसे बताऊंगा वैसे हो सकती है, राइट। तो उसमें बहुत जो है ना मल्टीपल लेयर्स के ऊपर जो है कस्टमाइजेशन होती है। तो दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर टू बाय रोल्स रॉयस। ये कस्टमाइजेशन मुझे कोई और टोयोटा, होंडा और इस तरह के ब्रांड्स नहीं दे सकते, राइट। तो आई विल नॉट डील विद दीज ब्रांड्स, आई विल डील विद ब्रांड्स दैट प्रोवाइड मी विद कस्टमाइजेशन। सो इफ देयर इज अ कंपनी दैट इज ready to give me such कस्टमाइजेशन लेवल, तो मैं फिर उसी के साथ डील करूंगा, राइट। मैं फिर कहीं और नहीं जाऊंगा। उस बिजनेस के लिए जो कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कस्टमर लॉयल्टी गेन करता है, और जब कस्टमर लॉयल्टी मिलती है उसको, तो वो फिर उसके समझो एक कंफर्म कस्टमर उसका बन जाता है फॉर फ्यूचर एज वेल, ठीक है ना। नाउ हमने एडवांटेजेस तो डिस्कस कर लिए, अब डिसएडवांटेजेस भी तो हो सकते हैं, राइट, बिकॉज एवरी एडवांटेज हैज इट्स डिसएडवांटेज एज वेल, ठीक है ना। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मास मार्केट की बात करें, मास मार्केट के ये एडवांटेजेस हैं, तो नीश मार्केट के एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस बन सकते हैं, राइट। वी कैन यूज दिस पॉइंट्स एज अ डिसएडवांटेज फॉर मास मार्केट, ठीक है। क्या मास मार्केट के डिसएडवांटेज क्या है कि उसको जो है मास मार्केट में अगर कोई भी कंपनी डील करती है तो वो बहुत हाई कंपटीशन फेस करेगा,
राइट। तो जब हाई कंपटीशन होगा तो फिर उसके शायद सर्वाइवल के चांसेस इतने नहीं होंगे, राइट। सेकेंड डिसएडवांटेज कि वो जो है बहुत कंपेटिटिव प्राइस उसको रखनी पड़ेगी, प्राइस बहुत कम रखनी पड़ेगी। प्राइस कम रखने का मतलब क्या है कि उसके प्रॉफिट्स भी कम होंगे, ठीक है ना। और कस्टमर लॉयल्टी गेन करना मास मार्केट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत कंपटीशन है, तो आपको बहुत ही इतनी जो है मेहनत करनी पड़ेगी उसमें कस्टमर लॉयल्टी गेन करने के लिए, राइट। अब नीश मार्केट की अगर हम बात करें तो नीश मार्केट के जो एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस बन सकते हैं। कैसे कि नीश मार्केट का जो है डिसएडवांटेज क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब कि मैं जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा उसकी कॉस्ट जो है मुझे कंपैरेटिवली हाई होगी इफ आई वाज डीलिंग विद नीश मास मार्केट, राइट। उसी तरह दूसरा डिसएडवांटेज क्या है नीश मार्केट का कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि नीश मार्केट का मतलब कि मैं बहुत ही छोटे सेगमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। अगर उस सेगमेंट ने जो है मेरी प्रोडक्ट लेना छोड़ दिया या उसको मेरी प्रोडक्ट समझ नहीं आई तो फिर मेरा बिजनेस पूरा बंद हो सकता है, राइट, क्योंकि मैं तो वैसे ही छोटे मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड क्योंकि नीश मार्केट के बिजनेसेस नॉट इन एवरी केस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कंपनीज नीश मार्केट को टारगेट करती हैं वो स्मॉल होती है साइज में, और जब स्मॉल होती है साइज में तो फिर उसको जो है अगर फ्यूचर के लिए उसको फाइनेंस वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो यू सी हाउ द एडवांटेजेस ऑफ नीश मार्केट will become with the disadvantage of mass market, and mass market के जो एडवांटेज है वो नीश के डिसएडवांटेजेस बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस वर द टू अप्रोचेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज योर मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? Market segmentation is basically where you divide the whole market into certain characteristics or certain groups, ठीक है। इसमें क्या होता है वापस बताता हूँ कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि जब आप पूरी मार्केट को ब्रेक डाउन कर दो ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक या कुछ बेसिस के ऊपर आप पूरी मार्केट को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और फिर जो है जब आपने उसको डिवाइड कर दिया तो फिर एज यू नो लाइक in groups जो है आप उसको टारगेट कर सकते हो। rather than you treat the whole market as one, you break down the one single market into let's say 4 or 5 different markets, ठीक है। तो मैं जो है ये मार्केट सेगमेंटेशन है। तो मार्केट सेगमेंट करना कोई बिजनेस क्यों करता है, क्यों जो एक बिजनेस अपनी मार्केट को ब्रेक डाउन करता है, राइट, क्यों करता है? उससे पहले जो है हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करता है वो, किस बेसिस के ऊपर अपनी मार्केट को वो डिवाइड करता है। तो पहला जो बेसिस है वो है ज्योग्राफिक बेसिस। ज्योग्राफिक बेसिस क्या है? जहाँ पे बिजनेस जो है अपनी मार्केट को बेस्ड ऑन लोकेशन डिवाइड कर दे, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से पाकिस्तान में अगर एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है तो वो अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकता है लेट्स से बेस्ड ऑन प्रोविंसेस, ठीक है, या बेस्ड ऑन नॉर्दर्न एंड सदर्न एरियाज। तो फिर जब उसने सेगमेंट कर दिया तो वो क्यों करेगा? पहले भाई सबसे पहली वजह फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर ये है कि दोनों एरियाज, अगर हम नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज की बात करें तो वहाँ दोनों में जो टेम्परेचर है वो बहुत डिफरेंट है काफ़ी हद तक, ठीक है। यू नो दैट द नॉर्दर्न एरिया जो वहाँ क्लाइमेट होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है, माइल्ड होता है, स्पेशली इन विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सदर्न एरियाज विच इज़ लेट्स से योर इंटीरियर सिंध एंड कराची, तो यहाँ पे सर्दी अगर विंटर्स में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। सो इफ़ यू आर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर, सो एंड इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स that are very for cold regions, बहुत ज़्यादा मतलब वो जो गर्मी रोकने वाले कपड़े हैं, तो वो आप कराची में सेल नहीं कर सकते क्योंकि कराची में जो है इतनी गर्मी होती नहीं है, राइट। सो इफ यू आर सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स ऑन बेस्ड ऑन दैट, तो फिर आप कराची में नहीं कर सकते। फिर आपकी जो मार्केट क्या है, आपकी मार्केट वो नॉर्दर्न एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, राइट। पंजाब हो गया, KPK हो गया, राइट। सो फॉर एंड इफ यू आर मेकिंग समर काइंड ऑफ अ क्लोथिंग, तो वो फिर आपके कराची और इस तरह के एरिया में जो है ज़्यादा चल सकती है क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सो फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर इफ ही वांट्स टू सेगमेंट हिज मार्केट, ही कैन डू दैट बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिक, बिकॉज ज्योग्राफिक बेसिस पे क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है, तो क्लाइमेट के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। देन अनदर वे where you can target your market is based on your demographic basis,
डेमोग्राफिक का मतलब क्या है कि या तो जो है आप अपनी डेमोग्राफिक में नॉर्मली आपके आ जाता है एज, जेंडर, ठीक है, फैमिली साइज, राइट। तो मैं जो है अपनी मार्केट को, मेरी जो पूरी लेट्स से अगर एक मार्केट है, मैं शू मैन्युफैक्चरर हूँ, तो एज अ शू मैन्युफैक्चरर मैंने जो है अपनी मार्केट को एज के बेसिस पे सेगमेंट कर दिया, राइट। एज के बेसिस पे मतलब कि लेट्स से 0 to 5 years के जो एज गैप है, विच आर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, उनके लिए जो है मैं शूज़ बनाऊंगा, राइट, विच आर वेरी लाइक कार्टूनिश और इस तरह के कपड़े। फिर जो है उससे ज़्यादा 5 से लेके या 6 से लेके समवेयर अराउंड 13-14 के जो एज है उसके अंदर जो है मैं जो शूज़ बनाऊंगा तो उसमें कुछ स्कूल शूज़ टाइप होंगे, क्योंकि वो वाले एज जो है स्कूल में जाते हैं बच्चे, राइट, तो उनको स्कूल शूज़ चाहिए होते हैं, तो वो एक एज गैप है। फिर उसके बाद जो है मैं लेट्स से जब उनकी टीन शुरू हो जाती है वहाँ से लेके 30-35 का एक एज गैप है जहाँ पे वो थोड़े से कैजुअल किस्म के शूज़ चाहते हैं, तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, राइट। देन आफ्टर लेट्स से 50 एंड 50+ वाली जो एज है उनके लिए मैं बनाऊंगा कंफर्टेबल शूज़, जो शायद मे बी लुक्स में इतना मैटर नहीं करे, बट दे इट नीड्स टू बी कंफर्टेबल बिकॉज दे आर ओल्ड पीपल एंड दे नीड टू बी कंफर्टेबल वॉकिंग, राइट। तो मैंने क्या किया, तो फिर मैं उस हिसाब से उस एज गैप के लिए शूज़ बनाऊंगा, राइट, रादर देन मेकिंग जस्ट वन काइंड ऑफ शू एंड थिंकिंग कि हर कोई मेरे जो है शूज़ बाई करेगा, तो ऐसा नहीं होता, राइट। So what I'll do is I will divide my market on the basis of age groups, and then I will target specific segments on depending on the age group. ठीक है, तो एक ये इस तरह एज पे हो गया। उसी तरह आप जो है जेंडर पे आ सकते हो, मेल फीमेल के पे हो, सम प्रोडक्ट्स ऑफ अ मेल, फिर उसी में जो है मैं फीमेल के लिए जो प्रोडक्ट बनाऊंगा उसमें तो हमारे बहुत सारे शूज़ में भी हम आ सकते हैं, सर्टन शूज़ आर देयर ओनली फॉर मेल, सर्टन शूज़ आर ओनली फॉर फीमेल, फैमिली साइज। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है देखा जाता है कि वहाँ पे इंडिविजुअल्स ज़्यादा है कि वहाँ पे फैमिलीज ज़्यादा है। व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है अगर आप ट्रेंड देखो तो मिडिल ईस्ट में आपको शायद इंडिविजुअल लोग ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग जाते ही काम के लिए हैं, राइट, और वहाँ पे जब वो काम के लिए जाते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो जो अपनी फैमिली को भी वहाँ सेट कर सके। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर देयर, फैमिलीज भी हैं वहाँ पे, मगर कंपैरेटिवली व्हाट आई फील इज कि वहाँ फैमिलीज जो है कम होंगी, इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे। तो जब इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे इस तरह की कंट्री में, तो फिर मैं अपनी प्रोडक्ट भी ऐसे बनाऊंगा जो एक इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल लाइफस्टाइल जी रहा है अपनी, तो वो किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा, राइट। एक बंदा जो एक इंडिविजुअल है या एक जो फैमिली के साथ रहता है, दोनों के जो परचेजिंग पैटर्न्स है वो डिफरेंट होंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर मेरे इस बेसिस पे मैं अपनी प्रोडक्ट्स बना के उस तरह से सेल कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे किस तरह का डेमोग्राफिक रहता है, ठीक है ना। तो ये मेरा सेकंड बेसिस था ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। द थर्ड बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक मीन्स कि वहाँ पे लोगों की क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरह की पर्सनालिटीज़ हैं लोगों की, ठीक है। स्पेशली अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें और वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो है लोगों की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एथिक्स को बहुत वैल्यू करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसमें फिर मेरी प्रोडक्ट्स इस तरह की होनी चाहिए, या मैं प्रोडक्ट अपनी तरह से बनाऊँ, या फॉर एग्जांपल आई मेक प्रोडक्ट्स विच आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट, राइट, जैसे इन्वायरमेंट जो है उससे सेफ रह सके, तो फिर वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट चल सकती है, राइट। अगर मैं जो है इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा हूँ तो मेरे लिए ये डेवलप कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे लोग इस इन्वायरमेंट को वैल्यू करते हैं वो वहाँ चल सकती है, क्योंकि लोग वहाँ पे खरीदेंगे इस चीज़ को। बट इफ़ आई टॉक अबाउट लेट्स से फॉर एग्जांपल साउथ एशिया, जहाँ पे कंपैरेटिवली लोगों की वैल्यूज जो है या मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है इसकी वो जो वैल्यू करती है प्रोडक्ट्स को वो इतनी नहीं करती, राइट। उनको मतलब इन चीज़ों का नहीं है कि भाई इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है नहीं हो रहा, उनको प्रोडक्ट चाहिए सस्ते से सस्ते में, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह लेके आता हूँ, सो आई शुड नॉट एक्सपेक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टू बाई इट, राइट, बिकॉज दे डोंट वैल्यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो अगर मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कार्स बनाऊंगा फॉर पीपल हु वैल्यू द इन्वायरमेंट, और मैं नॉर्मल कार्स बनाऊंगा उन पब्लिक के लिए कि जो वैल्यू नहीं करते इन चीज़, right, so that I can cater to all the segments of the market, right। तो ये कुछ है हमारे सेगमेंटेशन के तरीके। अब
ये बात आती है कि भाई सेगमेंट क्यों करें, क्यों जरूरत पड़ती है सेगमेंट करने की। आई एम श्योर बाय नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि भाई सेगमेंटेशन करते हैं तो क्या फायदे हो रहे हैं, बट लेट्स डिस्कस दैट। जब हम सेगमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मार्केट को डिफाइन करते हैं, राइट। जब हम सेगमेंटेशन करने बैठते हैं, जब मार्केटिंग टीम सेगमेंटेशन करने बैठती है तो वो डिफाइन करती है अपनी मार्केट को कि भाई ठीक है, ये वाले जो लोग हैं इनके ये है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह से, ठीक है। तो जब हम डिफाइन कर देते हैं उसको प्रॉपरली, उसको स्टडी कर लेते हैं उस सेगमेंट को, तो फिर हम उसको प्रॉपरली टारगेट भी कर सकते हैं, राइट। हमें पता है कि भाई इनकी जो है ये वैल्यूज है, इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसी को लेते हुए हम उनको जो है टारगेट कर सकते हैं। तो उससे फिर चांसेस क्या हो जाते हैं कि मेरी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सकती है, राइट। अगर मैं नहीं करता, यही कार्ड्स के एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं अपनी जैसे कार्ड्स की मार्केट को सेगमेंट नहीं करता और मैं एक ही किस्म की कार, मैं कहता हूँ सबके लिए एक ही किस्म की कार है, तो फिर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसमें जो है मेरे सेल्स के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि मैं जो है अगर मैं नॉर्मल कार बनाता हूँ जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, तो वो वाले लोग जो केयर करते हैं एनवायरमेंट की, वो मेरी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, राइट। तो मेरी सेल्स नहीं इंक्रीज होगी। बट वंस आई हैव segmented, I have defined the market, so I can precisely target to those people, and then my chances of sales increases, right? Second benefit of segmentation is that जब हम segmentation करने बैठते हैं, जब हम brainstorming करते हैं कि ठीक है यार मैं अपनी इस मार्केट को कितने सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, तो उसमें हमें बहुत दफ़ा पता चलता है कि यार ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, इसको तो कोई टारगेट ही नहीं कर रहा, राइट। इसको तो ये तो शायद इग्नोर ही हो गया, राइट। तो फिर इस तरह के जो लोग हैं, इसको हम हमारे लिए एक मार्केट गैप हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये लोग हैं, इनको तो कोई केटर नहीं कर रहा, व्हाई डोंट वी डू द इनिशिएटिव, और क्यों ना हम उनको टारगेट करें। तो फिर हमारे जो है उसमें तो कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो हमारी सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी उससे, राइट। तो हमने अगर सेगमेंटेशन की बेसिस पे बहुत दफ़ा क्या होता है, हम मार्केट गैप्स आइडेंटिफाई करें। मार्केट गैप्स क्या है कि वहाँ पे डिमांड और सप्लाई कम है, राइट। तो वो गैप है वहाँ पे, तो वो गैप हम फिल करेंगे, राइट। व्हाट इज द थर्ड बेनिफिट, दैट योर मनी इज सेव्ड। हाउ इज योर मनी सेव्ड इज, अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी प्रोडक्ट को एज अ सिंगल मार्केट देखते हो, ठीक है, तो फिर आप फॉर एग्जांपल प्रमोशन भी जो करोगे या उसकी जो एडवर्टाइजमेंट भी करोगे वो एक सिंगल मार्केट के हिसाब से होगी। तो उसमें क्या होगा कि उसमें फिर आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर्स है वो कम हो जाए। कस्टमर्स एग्जांपल, कार्स के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी जो नॉर्मल कार्स प्रोड्यूस करता हूँ और मैं उसकी ऐड देता हूँ किसी भी लेट्स से न्यूज़ चैनल में, बिकॉज न्यूज़ चैनल की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं न्यूज़ चैनल में मैंने ऐड तो दे दी, बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देख लिया उसको, मगर उस करोड़ या 2 या 3 करोड़ जो लोग हैं उसके अंदर लेट्स से 50 लाख लोग वो हैं जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने तो जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट दे दी टीवी चैनल पे, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, मगर उसमें से जो है मुझे चंद भी कुछ लोग मिले जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स थे। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट ही जो है उनको इस तरह नहीं किया, मैंने तो सबको एक सिंगल मार्केट की तरह देखा और उस बेसिस पे मैंने अपनी ऐड कर दी, राइट। तो उसमें हुआ क्या, एक तो मेरे ऐड के जो पैसे हैं वो बहुत, क्योंकि जो स्पेशली इफ आई एम गिविंग माय ऐड ऑन ए न्यूज़ चैनल, तो दैट इज यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चैनल्स टू गिव ऐड ऑन, बिकॉज वो चैनल की रीच बहुत ज़्यादा होती है, राइट। बट अगर मैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स चैनल है उसमें ऐड देता हूँ तो फिर मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, राइट। तो अब इसमें एग्जांपल यही लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स शूज़ बनाता हूँ, so for me if I give the ad on a news channel, right, तो मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और मेरी जो टारगेट मार्केट है वो बहुत ही कम है, तो वो फ़ायदा नहीं होगा मुझे। so if as a sports shoe manufacturer I think कि मेरे लिए ज़्यादा फीजेबल क्या होगा कि मैं स्पोर्ट्स चैनल पे अपनी ऐड चलाऊँ, राइट, और वही लोग देखेंगे जो मेरी प्रोडक्ट चाहते हैं, राइट। बिकॉज जो स्पोर्ट्स शू लेंगे वो कौन होंगे, जो स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो वो जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो स्पोर्ट्स चैनल देखते होंगे, राइट। तो मैंने जो है बहुत प्रिसाइसली टारगेट कर दिया, तो मेरी ऐड की कॉस्ट भी कम आ गई, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर जियो न्यूज़ पे मैं ऐड देता हूँ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट इफ आई गिव दी ऐड ऑन जियो सुपर तो वो कंपेरेटिवली कम पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो ये जो है मेरी इस तरह कॉस्ट सेव हो जाती है। ये तो एक मैंने एडवर्टाइजमेंट की थी, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट।
Then for small businesses, obviously small businesses cannot do mass marketing, जैसे हमने कहा कि बड़ी मार्केट्स को जो है वो टारगेट नहीं कर सकते। तो जब हम सेगमेंट कर देते हैं मार्केट को, तो स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए फायदा क्या है कि वो उसमें से एक या दो सेगमेंट को लेके उसको ही टारगेट कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे कांट अफोर्ड और दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू टारगेट ऑल दी सेगमेंट्स, राइट। तो अगर सपोज अगर मेरी मार्केट सेगमेंट नहीं हुई और मैं बोलता हूँ कि यार मैं जो है लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में एंटर होना चाहता हूँ। अब सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में there are already two big giants already present, which is your Pepsi and Coca-Cola, right? तो अगर मैं सोचता भी हूँ कि यार मैं ऐसी मार्केट में एंटर होना चाह रहा हूँ जहाँ पे पेप्सी और कोक तो ऑलरेडी है, तो मैं वही सोच के शायद मैं वही गिव अप कर दूँ कि नहीं भाई मेरा तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। बट व्हाट इफ आई सेगमेंट द होल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, लेट्स से उसकी बेसिस पे क्या मैं कहता हूँ कि यार मैं ऐसी ड्रिंक बनाऊंगा जो स्पोर्ट्स लोगों के लिए हो, जिसको जो है लोगों को एनर्जी आए स्पोर्ट्स ड्रिंक से। तो इसमें फिर जब ये एक सेगमेंट कर दिया मैंने पूरी सॉफ्ट ड्रिंक को एक स्पोर्ट्स पीपल के लिए, फिर मैं कह सकता हूँ कि ठीक है क्योंकि ये स्पोर्ट्स के लिए है तो ये इस मार्केट में शायद पेप्सी और कोक इतना एक्टिव नहीं है। पेप्सी और कोका कोला जो है वो ज़्यादा एक्टिव है नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक जो हम नॉर्मली पीते हैं लोग विद डिनर एंड लंचेस एंड ऑल। बट ये जो स्पोर्ट्स वाली जो ड्रिंक्स है ये सिर्फ स्पोर्ट्स वाले लोग पीते हैं, जो जब स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के बाद जब उनको तलब होती है तो उससे उनको एनर्जी आती है। हाँ, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ओके फाइन, आई कैन टारगेट दिस मार्केट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है पेप्सी और कोका कोला ने इतना मेहनत नहीं की है, इतना जो है उन्होंने फोकस नहीं किया हुआ इस मार्केट पर। Are you getting it? Right? So this is how, you know, if I segment the market, तो मेरे जो small businesses हैं वो survive कर सकते हैं, वो इन markets को cater कर सकते हैं। Then another benefit is that price discrimination can be used. Price discrimination को detail में again हम आगे देखेंगे जब हम pricing discuss करेंगे। But price discrimination means where you charge different price for different kind of customers. ठीक है? कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एयरलाइंस की, राइट, तो एयरलाइंस के अंदर आपने देखा है डिफरेंट क्लासेस होते हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, राइट, एंड यू नो दैट ऑल दीज क्लासेस हैव डिफरेंट प्राइजेस, राइट। सबका डेस्टिनेशन एक ही है, सब एक ही, पूरी प्लेन जो है वो एक ही जगह जाएगी, बट क्योंकि उसमें क्लासेस आ गए हैं तो उन सब डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट प्राइजेस हैं। तो मैं जो है क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एयरलाइन कंपनी क्या कर रही है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज कर रही है कि वो लोग जो चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छी सर्विस मिले वो फर्स्ट क्लास की टिकट लेंगे, और वो लोग जिनको शायद सर्विस नहीं चाहिए, उनको डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, उनके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो उनके लिए इकोनॉमी क्लास है, राइट। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मैंने हर क्लास के लोगों को टारगेट कर दिया, राइट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज की, सर्विस भी दी उनको उस लेवल की, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज किया, तो उससे फिर क्या होगा कि मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता हूँ, राइट। जो जिनको ज़्यादा अच्छी सर्विस आई है उनको सर्विस दी और उनको प्राइस भी उनसे ज़्यादा चार्ज की मैंने, तो फिर मेरा जो है रेवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज हो गया। ये कब हो सकता है? जब मैं अपनी मार्केट को सेगमेंट करूँ। अगर एयरलाइन कंपनी सेगमेंट नहीं करती हो तो एक ही क्लास पूरे प्लेन के अंदर चल रही होती, तो सपोज मैं इकोनॉमी क्लास रखता हूँ पूरी प्लेन के अंदर, राइट। अब उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होंगे, राइट। वो जो पूरी प्लेन में लेट्स से 20% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हैं, बट बिकॉज आई हैव नॉट केप्ट एनी क्लासेस तो मैं उनसे प्राइस ही नहीं चार्ज कर पा रहा हूँ, मैंने सेगमेंट ही नहीं की मार्केट को, मैंने तो सारे लोगों को एक ही तरह देखा कि भाई सब लोगों को लेट्स से कराची टू श्रीलंका जाना, ठीक है, मगर उसमें ऐसे लोग होंगे जिनको अगर मैं थोड़ी सी सर्विस ज़्यादा दे दूँ तो वो मुझे ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी यूज्ड इफ आई सेगमेंट द मार्केट प्रॉपर्ली, राइट। तो ये सेगमेंटेशन के फायदे हैं। अब फायदे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे सेगमेंटेशन के। तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो फिर मेरी इतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं अपनी मार्केट को सेगमेंट कर रहा हूँ तो मेरी डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, राइट। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है मेरी वो उसके लिए मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेगी, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मुझे इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, राइट, कि भाई इस
इस लेट्स से एज गैप एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है, इस एज ग्रुप के लिए ये प्रोडक्ट है, इस एज ग्रुप के लिए ये प्रोडक्ट है। तो मीन्स लेट्स से 3 किस्म के अलग अलग प्रोडक्ट्स मुझे बनानी है और तीनों का जो है मुझे अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, राइट। सो रादर देन इफ आई हैड जस्ट वन मार्केट, तो मेरी एक किस्म की प्रोडक्ट होती तो उसके लिए मुझे इतनी ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती। बट सिंस आई हैव सेगमेंटेड द मार्केट एंड आई एम टारगेटिंग डिफरेंट सेगमेंट्स, सो नाउ मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ गई, राइट। तो ये उसका एक नुकसान है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है बहुत रिस्की जो है एक इनिशिएटिव होता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या, आप उस तरह की प्रोडक्ट पहले बनाओगे, अगर वो प्रोडक्ट नहीं चली तो आपने जितना भी खर्चा किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो सब जीरो हो गया आपका, वो रिकवर नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुल हो और कामयाब हो जाए, ठीक है। उसी तरह मेरी प्रमोशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जब मैं सेगमेंट कर रहा हूँ मार्केट को डिफरेंट उसमें पूरी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में वो कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर मैं उनके लिए प्रमोशन भी इस तरह से होगी। जैसे हम शूज़ की एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं शूज़ बना रहा हूँ अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, तो फिर मैं उनके लिए लेट्स से एडवर्टीजमेंट भी इसी तरह बनाऊंगा। अगर बच्चों के शूज़ है तो बच्चों के शूज़ में जो कार्टून्स और ब्राइट कलर्स और इस तरह की चीज़ें यूज होंगी। बट अगर मैं टीन्स की बात करूँ तो टीन्स के लिए जो है थोड़ा सा मुझे स्टाइलिश एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ेगी, थोड़ा मैं भी लेट्स से कुछ डांस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर अगर मैं कॉर्पोरेट लोगों के लिए वो शूज़ बना रहा हूँ तो उनके लिए बहुत ही एक एक सोबर किस्म की एडवर्टाइजमेंट, एक बहुत ही क्लासी किस्म की एडवर्टाइजमेंट मुझे उनके लिए बनानी पड़ेगी। सो दैट मीन्स डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स आई विल हैव टू मेक एंड दिस इज अगेन गोइंग टू कॉस्ट मी अ लॉट, क्योंकि ऐड बनाना जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, चाहे टीवी की भी हो या बिलबोर्ड या कोई डिजाइनिंग करना कुछ भी, राइट। प्रोडक्शन एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, क्योंकि मैं डिफरेंट सेगमेंट्स मेरी जो लेट्स से शू की शॉप है उसके अंदर मैं सबके लिए मुझे जो है किस्म के शूज़ रखने पड़ेंगे। बच्चों के लिए भी मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा, बड़ों के लिए भी रखना पड़ेगा, जितने मैंने सेगमेंट्स किए हैं उन सब सेगमेंट्स के लिए मुझे जो है स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो है आ सकता है मेरे शॉप के अंदर, राइट। तो इससे फिर क्या होगा कि मुझे जो है प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा हर सेगमेंट के लिए, राइट। और फिर उतना ही स्टॉक भी मुझे जो है रखना पड़ेगा। अगर मैं एक ही किस्म के शूज़ बना रहा होता सबके लिए तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन या इतना ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। सेकेंड, अगर जैसे मैं हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, क्योंकि वो हर सेगमेंट को टारगेट नहीं कर सकता तो वो 1 या 2 सेगमेंट को टारगेट करता, राइट। अगर वो 1-2 सेगमेंट को टारगेट करके चल रहा है तो वो उसके लिए रिस्की है, राइट, क्योंकि वो एक दो सेगमेंट अगर उसको उसकी प्रोडक्ट समझ नहीं आई दैट मीन्स कि वो बिजनेस जो है उसके लिए रिस्की है, वो बंद हो सकता है बिजनेस, ठीक है। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज दैट कि मार्केट रिसर्च भी आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी मार्केट को डिवाइड कर दिया है ऑन दिस 4 to 5 सेगमेंट्स, सो नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो 4 से 5 सेगमेंट्स है उनको क्या चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है पूरी जो है मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, तो अलग अलग मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट। तो अगेन दैट इज मार्केट रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट, राइट। So this is the whole part of market segmentation, कैसे होती है, क्या फ़ायदे हैं उसको, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। अब हम आते हैं मार्केट रिसर्च के ऊपर। मार्केट रिसर्च क्या है आपको आई थिंक आप पता ही है कि ठीक है ना। मार्केट रिसर्च जो बेसिकली वेयर यू ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम द कंज्यूमर्स, ठीक है ना। बिजनेस जो बेसिकली इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है वो मार्केट रिसर्च है, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च क्यों करती है बिजनेसेस? अब क्यों करती है या मार्केट रिसर्च के क्या एडवांटेजेस हैं, उन सब के सेम पॉइंट्स हैं। तो भाई सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन व्हाई बिजनेसेस डू द मार्केट रिसर्च इज दैट कि उससे जो है फिर मेरा रिस्क कम हो जाता है। मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, राइट, जैसे हमने अगर याद करो आप मार्केट ओरिएंटेड की बात की थी इन द लास्ट लेक्चर, तो मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस जो है लेस रिस्की है। क्यों लेस रिस्की है? क्योंकि वो पहले मार्केट रिसर्च करते हैं फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट जो है फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मार्केट रिसर्च करने का फ़ायदा यही है कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर नई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे पहले अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो तो आपकी जो प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट रिसर्च क्यों करते हैं कि भाई आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए, स्पेशली इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। सेकेंड, मार्केट रिसर्च सिर्फ इसीलिए नहीं किया जाता कि भाई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसके लिए। मार्केट रिसर्च इसलिए भी किया जाता है देखने के लिए कि भाई फ्यूचर में मैं जो अभी मेरी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक चल रही है
तो क्या फ्यूचर में उसके डिमांड में कुछ चेंजेस होने के चांसेस है या नहीं है, तो मुझे ये भी देखना है, right? I can't just, once I have started producing and selling the product, I just can't sit idle, right? Businesses, they keep on moving themselves. They need to find out कि फ्यूचर में मेरी डिमांड किसी भी तरीके से चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो मुझे वो भी देखना है। तो इसीलिए जो मार्केट रिसर्च करूंगा कि भाई फ्यूचर में, ताकि मैं पहले से प्रोएक्टिव हो जाऊं, मैं पहले से जो उसके लिए रेडी हो जाऊं कि भाई अगर कोई डिमांड, मुझे ऐसा लगता है जब मैं मार्केट रिसर्च की कि भाई फ्यूचर में कोई डिमांड में चेंजेस हो सकती है, तो भाई अभी से उसके लिए वर्क कर लूँ मैं, राइट? फिर मार्केट रिसर्च में इसलिए भी करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ब्रांड की क्या रेपुटेशन है, लोग मेरे ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, राइट? उनके दिमाग में मेरा ब्रांड किस लेवल पे बैठा हुआ है, वो क्या सोचते हैं मेरे ब्रांड के बारे में। तो इससे मुझे जो है भाई पता चलेगा, अगर लोग जो इतना वैल्यू नहीं करते मेरे ब्रांड को, तो फिर मुझे अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ानी है किसी तरीके से, राइट? और अगर मुझे लगता है कि भाई लोग मेरे ब्रांड को बहुत अच्छा समझते हैं, तो अब मुझे उस चीज़ को कैश करने की ज़रूरत है, राइट? मुझे उसको जो है अपना एक सेलिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं अपना ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो मेजर करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि लोग मेरे ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ। और जो लास्ट रीज़न मैं क्यों मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, कि मुझे देखना है कि मार्केट में आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, राइट? तो फिर जो है उस ट्रेंड को लेते हुए मे बी मैं अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई इस तरह की चेंजेस लेके आऊँ, या मैं अपने प्रमोशन के अंदर इस तरह की कोई चेंजेस लेके आऊँ, राइट? अब आजकल काफ़ी कंपनीज ये करती है, वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट? कुछ मीम्स होती हैं, कुछ ये चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे जब बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो फिर कंपनीज जो है उसको लेके अपने एडवर्टाइजमेंट्स में यूज़ करती है, इस तरह से कुछ यूज़ कर देंगे जिससे जो है वो, क्योंकि वो समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग, तो लोग जो है उसको देखेंगे भी, राइट? तो वो चीज़ वो देखना चाहती है। वो ये प्रमोशन के बेसिस पे बात हो गई, प्रोडक्ट के बेस पे भी हो सकती है कि लोग क्या जो है आजकल ट्रेंड हो रहा है, राइट? फैशन में स्पेशली, राइट? कुछ क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सुपरस्टार्स कुछ फिल्म्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? तो फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है, तो फिर कंपनीज उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना सकती है, ठीक है? तो ये जो है कुछ रीजंस है या कुछ एडवांटेजेस हैं मार्केट रिसर्च के। अब उसी तरह मार्केट रिसर्च की क्या लिमिटेशंस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? तो भाई पहला डिसएडवांटेज क्या है कि मार्केट रिसर्च एक्सपेंसिव है, राइट? तो आप कोई भी रिसर्च करो, कैसी भी करो, स्पेशली मार्केट रिसर्च भी, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है? तो पैसे आपके लगेंगे काफ़ी उसमें। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि मार्केट रिसर्च टाइम भी बहुत लेता है, राइट? अगर आप खुद से पूरी रिसर्च कर रहे हो, सारे जो है आप लोगों से क्वेश्चंस करोगे, आंसर्स लोगे, आंसर्स को कंपाइल करोगे, फिर उसको प्रेजेंट करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है? और प्रॉब्लम क्या है मार्केट रिसर्च का, कि नॉर्मली अब जाहिर सी बात है, अगर मेरे जो पोटेंशियल कस्टमर्स, कराची की अगर बात करूं कि अगर मेरी प्रोडक्ट कराची में बहुत चलती है, तो कराची में 2 करोड़ लोग की जो है आबादी है। अब जाहिर सी बात है, उस 2 करोड़ में से मैं शायद 1 लाख या 10,000 या 1,000 लोग को भी शायद मुश्किल से पूछ सकूं, ठीक है? तो मैं कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोगों को पूछूंगा, जिसके बेसिस पे मैं अपने 2 करोड़ लोगों की जो है पूरी बेस करूंगा अपने रिजल्ट्स को, राइट? तो इसमें फिर ये है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं 100 लोगों से पूछ रहा हूँ, 100 लोगों से जो अपनी वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे जो है 2 करोड़ की आइडिया नहीं मिल सकती, राइट? कुछ मिल सकता है, मगर एक्यूरेट जो है 2 करोड़ लोगों का जो है मुझे नहीं मिल सकता, स्पेशली कराची, विच इज सच अ डायनामिक सिटी, a city in which there are so many people living over here coming from different backgrounds, right? तो मैंने अगर उसमें से 100 लोगों को पूछा, तो उसमें बहुत मुश्किल है कि मैं जो है उससे मेरी पूरी 2 करोड़ मार्केट की आइडिया लगा सकूं, राइट? और दूसरा प्रॉब्लम, तो उससे जो है मुझे और जाहिर सी बात है मार्केट रिसर्च में मैं उससे ज़्यादा लोगों को नहीं पूछ सकता, मैं 1000 लोगों को भी नहीं, शायद बहुत मुश्किल से पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो 1000 लोगों को पूछने गया तो मैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, राइट? तो ये जो है हमारा कुछ मार्केट रिसर्च के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स, किस तरह जो है मार्केट रिसर्च हो सकती है, ठीक है? सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर।